सबसे पहले नमस्ते सभी को और सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस मस्ती का जो पॉलिटी का हैंड रिटन नोट्स है उसे कवर करेंगे। आप यदि पहले इसे पढ़ चुके हैं तो फिर भी आप इसे रिवीजन के रूप में प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस जितना रिवीजन कीजिएगा उसमें स्कोर उतना ही बढ़ता जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो है क्या है कि बिहार में बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि बिहार एसएससी का हो जाएगा, सीजीएल लेवल का भी आपने फॉर्म भरा होगा, इंटर लेवल का और 10th लेवल का, फिर बीपीएससी का 72वां बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी एडीओ वाला भी पुनः एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप जितना जीके जीएस रिवीजन कीजिएगा उतना आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का ये हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो पहला शब्द राज व्यवस्था। तो देखते हैं राज व्यवस्था का परिभाषा क्या दिया गया है। राज देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसे हम लोग राज व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। इसमें कि संविधान का परिभाषा दिया गया है कि देश या राज्य को चलाने के लिए सभी नियम एवं कानून एवं व्याख्या की चर्चा जिस पुस्तक में होती है उसे संविधान कहा जाता है। तो संविधान का सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिएगा कि किसी भी देश का नियम या कानून उस देश का संविधान कहलाता है। अब संविधान से जुड़ा कुछ फैक्ट दिया गया वो देख लेते हैं। दुनिया का सबसे पुराना संविधान क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का। और दुनिया का सबसे पुराना एवं अलिखित संविधान पूछेगा तो वो भी हो जाएगा ब्रिटेन का। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान पूछेगा तो हो जाएगा अमेरिका का। देखिए, दुनिया का सबसे पहला संविधान ब्रिटेन, लेकिन पूछेगा सबसे पहला लिखित संविधान हो जाएगा अमेरिका का। और यहाँ लागू कब हुआ था? 1789 में। अनुच्छेद के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान हो जाएगा अमेरिका का। वहीं अगर पूछेगा कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान हो जाएगा मोनाको का, जिसमें कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 96 है और शब्द कितना? 3814। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत का। अब भारतीय संविधान में कुछ फैक्ट दिया है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि भागों की संख्या कितनी है, यहाँ देखिए भाग यानी मूल भाग पूछेगा तो 22 हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा वर्तमान पे तो 25, यानी पहले 22 भाग था, कितना हो गया? 25। संविधान संशोधन के तहत 3 भाग बढ़ गया। ठीक है, ये जो 4 का ए लिखा हुआ है, 9 का ए और 14 का ए, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन ये जो 9 का बी है ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे देखो 22 और 4 कितना हो जाए? 26। लेकिन जो क्या हुआ था कि भाग 7 को जो ना रद्द कर दिया गया। कौन सा अनुच्छेद? कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और अनुच्छेद देखेंगे, इसमें कितना अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? 395 अनुच्छेद है और अनुसूची 12। अनुसूची में भी ध्यान रखिएगा, जो प्रारंभ में जो था ना 8 अनुसूची था। ठीक है, आज उसके बाद क्या जो 4 अनुसूची जोड़ा गया संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाग 1 से यहाँ से स्टार्ट होता है। भाग 1 में क्या दिया गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसमें जो है ना अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसको ध्यान रखिएगा। पहले 14 राज्य था, जिस समय जो 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया था, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब क्या हो गया है? 28 और ये हो गया 8। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है भाग 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें क्या गया? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या है? विदेशी क्षेत्रों का भारत में शामिल करने की शक्ति। सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत ही भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत नहीं, अनुच्छेद 2 का ए के तहत, यानी सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए जो है ना, इसको पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसको सहवर्ती राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? सहवर्ती राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। ठीक है, अब भाग 3 में क्या है कि देश के अंदर नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण। यानी अगर देश में कोई राज्य पहले से विद्यमान है तो अगर उसका नाम परिवर्तन करना हो या सीमा परिवर्तन करना हो या उसको काट के जो नया राज्य बनाना हो, तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और 2 में क्या देखे थे हम लोग? कोई विदेशी राज्य भारत में प्रवेश कर रहा है। अब अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में देखिए क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 2 एवं 3 में किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। आज़ादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 562। आदि के भारत का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें क्या कहता है? लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हीं के जन्मतिथि को एकता दिवस के रूप में हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ये जो 562 देशी रियासत था, इन्हीं को मिलाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने। ठीक है, और देखिएगा कि 3 जो देशी रियासत था वो मिलने से थोड़ा इनकार कर चुके थे। जम्मू कश्मीर हो गया, एक जूनागढ़ हो गया, एक हैदराबाद हो गया। जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया 26 अक्टूबर 1947 को, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर नवंबर 1947 में। और हैदराबाद में जो है ना पुलिस कार्रवाई हुई थी, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत को मिलाया गया हैदराबाद का सितंबर 1948। इसको ऑपरेशन पोलो ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद के तहत। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार पटेल और एपी मेनन का सबसे ज़्यादा भूमिका अदा की। भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए या नहीं, इसके लिए ना दो तीन कमेटी बनाया गया था, यानी जो भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो पहला कमेटी था एस के धर कमेटी। कब बनाया गया था? जून 1948 में। इसने अपना रिपोर्ट कब सौंपा? दिसंबर 1948 में। इसने क्या कहा वो देख लीजिए, ठीक है। इसने कहा कि भाषा के जो आधार पर जो है ना राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। अब क्या कैसे होगा राज्य का गठन? तो प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। अब इसी को काउंटर करने के लिए जेबीपी समिति आता है। इसमें क्या है, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। इसको कब बनाया गया? दिसंबर 1948 में। देखिए दिसंबर 1948 में जो एस के अंदर अपना रिपोर्ट देता है, और दिसंबर 1948 में ही क्या जेबीपी समिति बनाया जाता है। और इसका रिपोर्ट कब आया था? अप्रैल 1949 में। इसका रिपोर्ट भी वही सेम बात वही बोलता है, जो कि क्या बोला कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि तेलुगु नेता थे रामल्लू थे, ठीक है। उन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया। अब 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद क्या होता है कि 1953 में जो है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि देश के जो हर एक कोने से है ना भाषा के आधार पर राज्य का गठन का मांग होने लगता है। उसी को काउंटर करने के लिए सरकार क्या करती है? फजल अली समिति यानी या आयोग बनाती है, जिसमें कि अध्यक्ष कौन होते हैं? न्यायमूर्ति फजल अली। और दो अन्य सदस्य भी होते हैं कि हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर। इसी समिति या आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग इसी को कहा जाता है, ठीक है। बनाया कब गया था? अक्टूबर 1953 में। और रिपोर्ट कब सौंपा? अक्टूबर 1956 में। इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मंजूरी दी थी। हाँ देखिए, लेकिन बोला गया था कि हर एक भाषा के लिए हर एक राज्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ भाषा को आधार बना के राज्य का गठन किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अगर भाषा पूछेगा तो हो जाएगा तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य गठित होने वाला पहला राज्य था। कब? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसी के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन अब राज्य की संख्या कितना हो गया है? 28, और केंद्र शासित प्रदेश 8। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट कब दिया? 1956 में। आज हम लोग पीछे देख चुके हैं। फजल अली अधिनियम भी 1956 में ही बन गया। फजल अली अधिनियम को ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है। इसलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी 1956। इसको ध्यान रखिएगा। अब फजल अली आयोग का गठन 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 को हुआ था। अब देखिए कुछ जो है ना राज्य का गठन किस किस वर्ष हुआ वो लिखा हुआ है। तो ये डेट तो याद नहीं रखिएगा, पर ईस्वी जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ का रख लीजिएगा, जैसे कि बॉम्बे प्रांत को 1960 में तोड़ के क्या बनाया जाएगा? भाषाई आधार पर 2 राज्य का निर्माण बनाया। तो बॉम्बे को काट के गुजरात बना दिया गया और महाराष्ट्र बना दिया गया। अब नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का 1971 में। और 1972 में लगभग देखिए 3 राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। एक तो मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और त्रिपुरा हो गया। तीनों को याद रखिएगा, एमएमटी करके याद रख सकते हैं, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, याद हो 2-3 बार बोलिएगा तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। कब? 1972। अब 1987 में भी क्या है? 3 राज्य का गठन है। क्या जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 2-3 बार बोलिएगा, इसको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1972 में क्या था? मेघालय था, मणिपुर था और त्रिपुरा था। और 1987 में क्या जाएगा? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। आगे देखते हैं। सिक्किम को सहराज, यहाँ लिखा हुआ सिक्किम को सहराज, ठीक है। सिक्किम को सहराज का दर्जा कब मिला था? 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 2 का 1 के तहत दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और जो सिक्किम इस तरह कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया उस समय का। गोवा राज्य पर अधिकार पुर्तगालियों का था, ठीक है। गोवा का क्या कहानी था कि गोवा में जो है ना पुर्तगाली का अधिकार बना हुआ था। ये पुर्तगाली गोवा कब छोड़ा? 19 दिसंबर 1961 को। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आजाद किया गया। देखिए हैदराबाद से एक ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन पोलो था। और गोवा से ऑपरेशन विजय। ध्यान रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया था? 19 दिसंबर को। लेकिन अगर पूछेगा कि गोवा राज्य दिवस कब मनाया था, हो जाएगा 30 मई। अब गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा मिला था। एक फैक्ट याद देखिए, 56वां संविधान संशोधन द्वारा ही दमन एवं दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश मिला दिया गया था, ठीक है, 1987 में। आगे है पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा
कब मिला था? 14वां संविधान संशोधन 1962 को। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो है ना, जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का था। ठीक है, लेकिन उसे बाद में क्या बना दिया गया? इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली का दर्जा 26 जनवरी 2020 को। अब देखिए, ये दोनों पहले अलग अलग यूटीज था। ठीक है, अभी दोनों को एक ही बना दिया गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से भाग 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, हम लोग भाग 1 में देख लिए राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब नागरिकता देखेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, भारत में जो है ना एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। एकल नागरिकता का मतलब क्या? कोई भी जो नागरिक है ना, भारत का नागरिक कहलाएगा, या बिहार का, या यूपी का, या महाराष्ट्र का नागरिकता नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत का नागरिकता कहलाएगा। इसको हम कहाँ से लिए? हम लोग ब्रिटेन से लिए। जैसे कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 2 ही नागरिकता। ठीक है, तो वहाँ का राज्य का नागरिकता अलग होता है और केंद्र का नागरिकता अलग होता है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है? एकल नागरिकता। वहीं से हम लोग क्या करिए, अडोप्ट किए एकल नागरिकता को। कानून कौन बनाएगा? इस पे जो कानून बनाएगा, संसद बनाएगा। कानून बनाया भी गया है, नागरिकता अधिनियम 1955। सबसे जटिल भाग जो है ना, कहा गया है भाग 2 को। अब किसने कहा है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग 2 को क्या बोला है? सबसे जटिल भाग। इन्हीं के द्वारा एक और कथन कहा गया है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा। ठीक है, तो इनसे 2 कथन याद रखिएगा। संविधान का आत्मा पूछेगा तो अनुच्छेद 32 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन अगर पूछेगा सबसे जटिल भाग किसको कहा गया है? भाग 2 को। किसके द्वारा? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अब देखिए, जो कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है? तो भारत में नागरिकता का प्राप्त करने की 5 विधि है। ठीक है, अगर पूछेगा कि प्राप्त करने का कितना विधि है तो 5। लेकिन अगर पूछेगा कि नागरिकता त्यागने की कितना विधि है, वो हो जाएगा 3। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने का जो 5 विधि कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो क्या है? जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, और 5वां हो जाएगा अर्जित भूमि के आधार पर। इसको एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, जन्म के आधार पर जो होगा, भारत में जन्मे सही बच्चे जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हो, उन्हें क्या दिया जाएगा? जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अब दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या हो जाएगा कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, उसको किसके आधार पर जन्म नागरिकता मिलेगा? वंश के आधार पर। तीसरा हो जाएगा पंजीकरण। पंजीकरण में क्या है कि इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। कितना साल? पंजीकरण के द्वारा 7 साल। अगर देशीकरण पूछेगा तो 11 साल। आगे लिखा हुआ देखते हैं यहाँ पे। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण प्राप्त कर भारतीय की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 11 साल देश में रहना होगा। यानी पंजीकरण, ध्यान रखिएगा, पंजीकरण 7 साल और देशीकरण 11 साल। ठीक है, अब देखिए, अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी राज्य, अगर कोई भी विदेशी राज्य है, ठीक है, अगर वो भारत में शामिल होता है तो वहाँ का जो नागरिक है ऑटोमेटिक क्या होगा? वो भारतीय नागरिक कहलाया जाएगा। जैसे कि हम लोग सिक्किम में देखने को मिला था हम लोग को। ठीक है, आगे है भारतीय नागरिकता का अंत। ये बताए थे भारतीय नागरिकता का अंत कितना तरीका से हो सकता है? 3 तरीके से। ठीक है, 3 तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, 1, 2, 3। ठीक है, भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है? नागरिकता का परित्याग करने से। दूसरा हो जाएगा किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से। तीसरा क्या? सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। तीनों ध्यान रखिएगा। एक तो नागरिकता का परित्याग कर देने से, एक दूसरा के अगर दूसरा देश का नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा क्या है? सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। देखिए, नागरिकता संबंधी नियम कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ये पहले देख चुके हम लोग। भारत में एकल नागरिकता, ये भी देख चुके हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित, ये भी देख चुके हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 है। 5 में क्या लिखा गया कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता जो उस समय भारत के अंदर थे। ठीक है, यानी ये प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान कौन करता है? 5। यानी 5 से दिखेगा, 5 से प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, पो से 5, पो से प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जो पाकिस्तान से भारत आया उनको नागरिकता मिलेगा, लेकिन कब? जो संविधान बनने के पहले आए हैं। ठीक है, बाद आएंगे तो नागरिकता प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 में क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, भारत के साथ बाद स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, और अनुच्छेद 8 में क्या? विदेशों में भ्रमण तथा नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी जो विदेश जा रहा है एकदम ठाठ से, तो उसके क्या जाएगा? 8 से उसका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। 8 ध्यान रखिएगा, जो ठाठ से बाहर रह रहा है वो अनुच्छेद 8 के तहत उसको नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप 5 में क्या बताते? प्रारंभ में 5 से प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान है। 9 में क्या जाएगा? विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 9 से मतलब नो, 9 से मतलब नो। अगर
कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। 10 में क्या है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। यानी अगर देश विरोधी कार्य किया जाएगा तो क्या जाएगा, उसका भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, अनुच्छेद 10 के तहत। 11 में क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ध्यान रखिएगा, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, तो संसद देख चुके थे, उसमें कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ कुछ वर्ड दिया गया वो देख लेंगे, जैसे कि सीएबी दिया गया, सीए दिया गया। सीएबी का फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये बिल है। ठीक है, बिल जो, अच्छा ये एक ध्यान रखिएगा, बिल एक्ट कब बनता है, एक होता है हम लोग का लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति, ये संसद का 3 अंग होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले बिल जो किसी में जाएगा, लोकसभा या तो राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर लोकसभा में गया उसके बाद क्या जाएगा, बिल राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तब वो क्या जाएगा, बिल क्या कहलाता है, एक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखें सीए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। देखिए ये क्या बन गया, बिल अब क्या बन गया, अधिनियम बन चुका है। आगे देखते हैं, जैसे सीएबी यानी लोकसभा में पेश किया गया था 9 दिसंबर 2019 को, पास किया हो गया। राज्यसभा में कब पास हुआ, 10 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति कब साइन किया, 12 दिसंबर 2019 को। अब सीएबी इस प्रकार क्या बन गया, सीए यहाँ बताए थे, ये बिल अब क्या बन गया, एक्ट बन गया। लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को। लेकिन अगर पूछेगा कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो हो जाएगा 11 मार्च 2024 को। आगे देखते हैं, सीएए में प्रावधान, सीए में क्या क्या प्रावधान वो देख लीजिए। इसमें जो 3 देश के बारे में चर्चा किया और 6 धर्म। ठीक है, 3 देश और 6 धर्म। 3 देश कौन सा है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 3 देश के केवल अल्पसंख्यक कौन कौन सा आता है, देखिए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। यहाँ ध्यान रखिएगा, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध और जैन है। यहाँ मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, तीनों क्या है, मुस्लिम बहुसंख्यक देश है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो पंजीकरण जो बताए थे, पंजीकरण का वर्ष कितना साल था, 7 साल। और देशीकरण या प्राकृतिकरण का कितना था, वो 11 साल था। लेकिन इनके लिए क्या कर दिया गया, 7 साल का नहीं, अब 5 साल पे इनको क्या कर दिएगा, पंजीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। और 11 वर्ष नहीं, क्या हो जाएगा, 7 वर्ष में देशीकरण की वजह से इनको क्या है, इनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ कुछ वर्ड दिया गया, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। ठीक है, एनआरआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी पासपोर्ट धारक जो विदेश के हैं। पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के नागरिक। ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी भारतीय नागरिक था लेकिन अब नहीं है। आगे देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं क्या, भाग 3 मूल अधिकार। ठीक है, यानी भाग 2 तक हम लोग देख चुके हैं। भाग 2 में क्या था, 5 से 11 तक। भाग 1 में क्या था, 1 से लेकर 4 तक। अब भाग 3 जो है मूल अधिकार है। देखिए ये वाला जो है ना, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना मूल अधिकार से, हर एक एग्जाम में मूल अधिकार से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किस में चर्चा किया गया, मूल अधिकार में। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, अधिकार पत्र। तो पूछेगा मैग्ना कार्टा किसे कहता है, भाग 3 को। पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में। ठीक है, अब कौन किया था वो भी लिखा गया है कि इंग्लैंड का राजा था जॉन मेजर 1215 में, जिसने क्या कहते हैं, किसानों को लिखित में कुछ अधिकार दिए गए। इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा। किसको दिया गया था, वो देखिएगा, किसान को अधिकार दिया गया था। ठीक है, अब भारत में देखिए क्या है कि मौलिक अधिकार का मांग पहले कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रस्ताव कौन से प्रस्ताव में, स्वराज विधेयक 1895 में इसके द्वारा किया गया था। मौलिक अधिकार का मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट में भी इसका चर्चा किया गया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें भी मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई थी। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, ये जो है संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष होगा जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। सोर्स ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हम लोग, अमेरिका से। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा गया। यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। मूल अधिकार राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक है, और नागरिक के लिए क्या है, सकारात्मक है। यानी 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है वो नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। नकारात्मक किसके लिए, राज्य के लिए है, और सकारात्मक किसके लिए, नागरिक के लिए या व्यक्ति के लिए। मूल अधिकार को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित भी कर सकता है। लेकिन हाँ, एक 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21।
इसको जो है राष्ट्रपति कभी भी निलंबित नहीं कर सकता है। अब पूर्ण रूप से समाप्त नहीं, देखिए निलंबित तो सरकार कर सकती है लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकती है। मूल अधिकार में संशोधन हो सकती है, हाँ देखिए संशोधन भी हो सकती है लेकिन मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी देखो मूल अधिकार में क्या निलंबन हो सकता है, हाँ हो सकता है, संशोधन हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन अगर बोलेगा कि समाप्त हो सकता है तो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहा जाता है और उच्च न्यायालय को भी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और जो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। रीट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वाद योग क्या है, हाँ वाद योग है। न्याय उचित है, हाँ न्याय उचित भी। क्या न्यायालय द्वारा संरक्षित है, हाँ न्यायालय द्वारा भी संरक्षित है। वाद योग का मतलब होता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या आप इस पे कोई केस कर सकते हैं, तो हाँ केस कर सकते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आगे देखिए मौलिक अधिकार। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था, 7 प्रकार का था प्रारंभ में, है ना। जिस समय मूल संविधान का मतलब बता चुके हैं, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितना था, 7 प्रकार था। वर्तमान में कितना है, 6 प्रकार का है। और संपत्ति का अधिकार क्या अनुच्छेद 31 में दिया गया था, जो कि क्या 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो क्या है कानूनी अधिकार है, भाग 12 में अनुच्छेद 300 का ए में। इस समय जो प्रधानमंत्री पूछेगा कौन था, तो मोरारजी देसाई थे, ठीक है। अब जो मौलिक अधिकार 6 प्रकार है वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। आज सर जो कोई ट्रिक भी लिखे यहाँ पे देख लीजिए, समस्त शोध शिक्षा के उपचार के लिए, समस्त शोध शिक्षा के उपचार के लिए, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, सम स्व शोध शिक्षा के उपचार के लिए, ऐसे भी या तो 6 को तो याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हो जाएगा 29-30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा 32। इसको 4 बार 5 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण, फिर धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा, फिर शिक्षा संस्कृति हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके सारा अनुच्छेद देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। देखिए राज्य की परिभाषा जो है ना, अब जो हम लोग ये देखते हैं ना कि बिहार राज्य हो गया, यूपी राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल राज्य हो गया, ये राज्य नहीं। राज्य का कहना मतलब कि सरकार से, ठीक है, सरकार में हो गया, फिर प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी होगा, वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। यदि इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर हम अपना मूल अधिकार जो अगर किसी का मूल अगर हमारा मूल अधिकार जो है किसी और का मूल अधिकार का हनन करेगा तो वो क्या जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। इसको जो 13 में इसका मतलब क्या है, यहाँ पे न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 13 से ही, किसको, कोर्ट को, यानी न्यायालय को। अधिक अब दूसरा है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। कानून के समान संरक्षण अमेरिका से। देखिए अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार का कानून है, ठीक है। एक तो कानून के समक्ष समानता, एक कानून के समान संरक्षण। दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग देश से लिया गया। एक पूछेगा कि समानता पूछेगा तो ब्रिटेन से और संरक्षण पूछेगा तो अमेरिका से। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका संरक्षण दे रहा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, समानता दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है, केवल 5 आधार यानी जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर ही भेदभाव का निषेध किया जाएगा, इसके अतिरिक्त नहीं। इसी का तहत जो क्या है, महिला, बच्चा, बूढ़ा, दिव्यांग या पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करता है कौन, अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 में देखते क्या है, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता के बारे में चर्चा किया गया है। केवल 7 आधार यानी उपरोक्त 5 आधार और प्लस 2 आधार हो जाएगा, ये उद्भव और निवास, ठीक है। यानी जो जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान और उद्भव एवं निवास के स्थान पर लोक नियोजन यानी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा भी किसमें किया गया, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेड 16 में आरक्षण जो दिया गया किसको किसको दिया गया, एक तो SC हो गया, ST हो गया, OBC, EWS। तो किसको किसको 4 को आरक्षण मिला है, SC, ST, OBC और EWS। जो देखिए SC, ST, OBC जो है उसको जो आरक्षण मिला है सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर, और जो EWS को मिला है उसको मिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनुसार, ठीक है। आज इसको 10% का आरक्षण दिया गया है 103वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और OBC को 27% है, ST को 7.5%, SC को 15%। ध्यान रखिएगा, SC 15%, उसका आधा कौन हो जाएगा, ST 7.5% और OBC को सर्वाधिक है 27% और EWS 10।
ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है, अनुच्छेद 338 के बी में चर्चा किया गया पिछड़ा वर्ग, ठीक है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया था 1953 में काका काले का, ठीक है। इनका जो है रिपोर्ट जो भी दिए थे पर पास नहीं हो पाया, ठीक है। अब आया था द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में, अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने। और रिपोर्ट कब दिया था? 1980 में। लेकिन इसको लागू कब किया गया? देखिए 1990 में बीपी सिंह की सरकार में। और ओबीसी को क्या किया गया? 27% आरक्षण दिया गया। अब 338 में किसका चर्चा किया गया? एससी आयोग का। 338 का ए में है एसटी आयोग, 338 का बी में क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया इसको? 102वां के तहत। और 103वां के तहत क्या था? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला था, ठीक है। तीनों आर्टिकल को एक लाइन से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले एससी है, फिर एसटी है, फिर क्या आ जाएगा? ओबीसी। एससी को हो जाएगा 338 और एसटी को हो जाएगा 338 का ए और ओबीसी को क्या आ जाएगा? 338 का बी। 17 देखते हैं, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। इसके लिए कानून भी बनाया गया है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। इसी का नाम जो है ना 1986 में बदल के क्या कर दिया गया? मानव संरक्षण अधिनियम 1986। यानी 55 का ये एक्ट है, लेकिन नाम 1986 में चेंज कर दिया गया, मानव संरक्षण अधिनियम। आगे देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। यानी उपाधि का मतलब समझिए कि जो पहले होता था कि राजा लोग को बहुत सारा उपाधि दिया जाता था, अब उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ताकि जो है ना समाज में समानता स्थापित हो सके। लेकिन अपवाद दिखेगा। अपवाद क्या है कि शिक्षा और सेना, यानी शिक्षा और सेना में उपाधि दिया जा सकता है। शिक्षा में जैसे कि इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। सेना में बात करेंगे मेजर हो गया, कर्नल हो गया और कैप्टन हो गया, ये सब उपाधि दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन और जैसे अगर पूछेगा राजा लोग को जो पहले उपाधि दिया जाता था वो उपाधि नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। मूल संविधान में बात करेंगे तो 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, परंतु वर्तमान में कितना अनुच्छेद है? कितना स्वतंत्रता है? 6। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 का एफ में था। 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है। देखिए 44वां संविधान के तहत दो चीज हटाए गए थे, एक तो 19 का एफ और एक अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 19 देखते हैं, इसमें क्या क्या है? बोलने की आज़ादी है, भाषण है, विचार है, अभिव्यक्ति है, सभा बोला है, सम्मेलन संघ है, संगठन है, भारत में घूमने की आज़ादी है, कहीं बस जाने की आज़ादी है, व्यापार करने की आज़ादी है, मीडिया हो गया, प्रेस हो गया, झंडा फहराना, सूचना प्राप्त करना, ये सब क्या जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब 19 का जो है ना पूरा वो देख लेते हैं कि 19 का एक में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का एक का बी में क्या है? सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। 81 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी में क्या है? भारत के अंदर भ्रमण की स्वतंत्रता। 1 का ई में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। 1 का एफ में क्या है? संपत्ति अर्जन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया इसको, ठीक है। 1 के जी में क्या है? व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अच्छा इसको जो एक लाइन से याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग भी पहले याद रखे थे, ऐसे ही याद रखे थे। पहले क्या करेंगे हम लोग? विचार करेंगे, विचार अभिव्यक्ति करेंगे, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति करने के बाद क्या करेंगे? अब पूरा सबको बोला क्या करेंगे? सभा सम्मेलन करेंगे, ठीक है। सभा सम्मेलन आ जाएगा, वहीं से हम लोग क्या करेंगे? ध्यान के इसको जो एक इमेजिन कीजिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं? विचार आने के बाद क्या करेंगे? हम लोग सभा इकट्ठा करेंगे। सभा इकट्ठा करने के बाद क्या वो लोग का जो है संगठन बनाएंगे, ठीक है। संगठन बनाने क्या करेंगे? हम लोग चले जाएंगे घूमने के लिए। कहाँ चले जाएंगे? भारत घूमने के लिए। अब जब भारत घूमने के लिए जाएंगे क्या जाएंगे? उसके बाद कहीं थकेंगे वकेंगे क्या करेंगे? हम लोग रहने के लिए आराम करेंगे, ठीक है। तो ये वजह उसके बाद क्या करेंगे? अगर वहाँ पे कुछ समय के लिए रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमको व्यापार करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक लाइन से इसको ऐसे करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में भी तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में से संबंधित है। पहला क्या होगा? एक गलती की एक सजा। भाई एक गलती करोगे तो एक ही सजा मिलेगा, ठीक है। देन दोहरी दंड से सजा से बचाता कौन? अनुच्छेद 20 का 1। और दूसरा में क्या है? सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। यानी जिस समय आप जो भी गुनाह किए, ठीक है, उस समय जो भी कानून प्रचलन में था उसी के आधार पर आपको सजा दिया जाएगा। दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये एक ना व्यापक धारणा है, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या है? एक व्यापक अनुच्छेद है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चर्चा किया गया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले जीवन के अधिकार हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाएगा, गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, स्वच्छ पेयजल हो गया, स्वच्छ पर्यावरण हो गया, सरकार का दायित्व हो गया,
और सोने की स्वतंत्रता हो गया। अनुच्छेद 21 को राज्य जो है ना क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का को में दिया गया। इसको जो जोड़ा गया था क्या, 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। ये जो है ना 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा को जो शिक्षा को उपलब्ध है, ये जो है ना पहले जो है ना अनुच्छेद 45 में था, ठीक है। अब अनुच्छेद 45 में क्या कर दिया गया, उसमें चेंज कर दिया गया। अब जो है ना उसमें जो है 0 से 6 साल के बच्चे का शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वो उसको आगे देख लेंगे, ठीक है। अब देखो एक्ट 2009 के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त किया, आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट हो जाएगा। लागू कब हुआ था, आरटी एक्ट कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 को। इसको याद रखिएगा फैक्ट के रूप में, ठीक है। शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी कब है, 2010 में। यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का भी गठन कब हुआ था, 2010 में। अनुच्छेद 22 देखते हैं, इसका जो है संबंध क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण एवं निवारक निरोध। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सा है, एक तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, अर्थात गिरफ्तारी वारंट दिखाओ। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय छोड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा जाएगा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार। देखिए 22 को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 में 3 आर्टिकल है। एक तो हिरासत में अगर कोई ले रहा है तो उसको कारण बताना पड़ेगा, और 24 घंटे के अंदर यानी आने जाने का रास्ता छोड़ दिया जाता है इसमें, ठीक है। उसको न्यायालय के समय प्रस्तुत किया जाएगा, जो भी बगल का न्यायालय होगा, ठीक है। और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का भी अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 22 के। 20 और 22 में बहुत ही वो प्रॉब्लम होता है याद रखने में। तो देखिए 2 क्या 2 से ध्यान रखिए, ये 2 और 20, पहले क्या होता है, पहले 20 और इधर 22 है, ठीक है। 22 को ध्यान रखिएगा, पहले क्या है 2 और 2 यानी दोनों हाथ में हथकड़ी, यानी हथकड़ी से क्या हो जाएगा, हिरासत में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहाँ क्या था, अपराध से संरक्षण पहले दिया गया था, ठीक है, 20 में। आगे बढ़ते हैं, निवारक निरोध अधिनियम। इसको समझ लिए क्या है कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। यानी आप पहले अपराध करते नहीं है, बस आप पर शक होता है तो क्या कर दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका कितना महीने तक अधिकतम गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 माह तक आपको नजरबंद रखा जा सकता है, ठीक है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 69 देखिए क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको जो है ना इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको रखा जाता है, ठीक है। जिसके कि बहुत सारा बनाया गया था, जैसे मीज़ा हो गया, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। अच्छा इसका जो है ना खाली डेट याद रखिएगा, ठीक है। शायद हो सकता है कि मिलान में पूछ ले, मीज़ा कब आया था 1971 में, COFEPSA कब आया था 1974 में, NSA को बोलो ध्यान रखिएगा क्या कि ये जो है ना अभी भी लागू है, ठीक है। 1980 में लाया गया था, NSA अभी भी लागू है। इसका फुल फॉर्म देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो जाएगा। टाडा आया था 1985 में, और बंद का भी हो गया 1995 में। पोटा आया था 2002 में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में क्या है, बेगारी पर रोक है, बलात्, श्रम या बलपूर्वक कार्य पर रोक, मानव का दुर्व्यापार, मानव की खरीद बिक्री पर रोक है, देह व्यापार पर रोक है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 इसी के तहत बनाया गया है, ठीक है। यानी बंधुआ मजदूरी अधिनियम किसके, कौन सा अनुच्छेद के तहत बनाया गया, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में देखिए क्या है, 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक या जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते हैं। यानी कल कारखाना जो जोखिम भरा कार्य था वो नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 24 से इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बात किया गया, और यहाँ पे क्या किया गया, बलात् श्रम के बारे में बात किया गया, ठीक है। बलपूर्वक कार्य कराने पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 में क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें कौन देता है हम लोग को, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 क्या देता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसी के तहत क्या करते हैं हम लोग, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है ये, इसी के तहत हम लोग यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं इत्यादि की स्वतंत्रता कौन देता है हम लोग को, अनुच्छेद 26। 27 में क्या है कि धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। 27 में क्या बोल रहा है कि धार्मिक कार्य पर के लिए अगर कोई धन रखा गया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 देखते हैं कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी अगर सरकार कोई भी एजुकेशन में पैसा खर्च कर रही है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देख लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 इसी में दिया गया है। 29 के अल्पसंख्यक लोगों का हितों का संरक्षण है। इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, बोली, लिपि तथा संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। और अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण,
ठीक है। इसी के तहत अल्पसंख्यक अपने मनपसंद का शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शिक्षा संस्थान में खुद से स्थापना कर सकते हैं 30 में। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये पहले बता चुके थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा किसने कहा है, अनुच्छेद 32 को। वही अगर पूछेगा भाग 2 को भी कुछ कहा गया है। ठीक है, और क्या कहा गया आप जो कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, और नोट देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, यहाँ पे संविधान को आप आत्मा अगर पूछेगा तो दो वर्ड ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा अनुच्छेद 32 को किसने कहा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर पूछेगा प्रस्तावना को किसने कहा तो डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने। मूल अधिकार के हनन होने पर देखिए क्या क्या हमारे पास विकल्प होता है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और एक उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, ठीक है, मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, कितने प्रकार का, 5। कौन कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, और एक क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। एक एक करके आप देख लेते हैं सारा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको क्या कहता है, हैबियस कार्पस भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हैबियस कार्पस। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। अब परमादेश क्या है, मैंडेमस। मैंडेमस क्या है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसे यह जारी किया जाता है। परम आदेश यानी हम आदेश देते हैं। अब बंदी प्रक्षेप में तो ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, बंदा को प्रत्यक्ष सामने लेके आ, परम आदेश हम आदेश देते हैं कि तुम ये काम करो, ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिषेध मतलब क्या होता है, ये जो ऊपरी न्यायालय जो होता है ना, अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ठीक है, यानी क्या क्या फैसला सुना चुकी रहती है, क्या जगह तो उसमें प्रतिषेध जारी करेगा। ठीक है, उत्प्रेषण में क्या है, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। देखिए, सुना चुकी तो नहीं रहती है, यहाँ पे दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या है, ये तो दोनों में कॉमन है कि जो ऊपरी न्यायालय क्या करता है, अपने निचले न्यायालय को जो है ना वो कंट्रोल करके रखने का प्रयास करती है, जब वो अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है। ठीक है, तो प्रा मतलब पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी पहले, और उत मतलब उत्प्रेषण मतलब बाद में। ठीक है, उत्तर होता है ना बाद में, तो बाद में। ठीक है, यानी यहाँ फैसला सुनाने से पहले होता है, यहाँ फैसला सुनाने के बाद होता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा देख लेते हैं क्या है। अधिकार परीक्षा क्या, जब कोई अधिकारी ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाएगा। अनुच्छेद 33 क्या है, संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सीमित कर सकती है। यानी राष्ट्र सुरक्षा को देखते हुए संसद क्या कर सकती है, जो सेना होते हैं, मीडिया होता है, गुप्तचर होता है, उसका जो है ना मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 34 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। जैसे कि अपस्पा है, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत प्रथम असम में लगा गया था। ठीक है, ध्यान दिया, अपस्पा प्रथम कहाँ लगा था, असम में लगा था। अनुच्छेद 35 में बात करेंगे कि संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संशोधन कर सकती है। यानी अगर संसद चाहे तो मूल अधिकार को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है। किसके तहत, अनुच्छेद 35 के तहत। अब 2 फैक्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। एक तो 15, 16, 19, 29, 30, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, यानी केवल जो भारत का नागरिक हो उसे ये क्या जगह आर्टिकल जो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, उन्हें प्राप्त है। लेकिन अब बाकी जो अन्य जो फंडामेंटल राइट है 14, 20, 21 का ए, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये भारतीय तथा विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 19 अपने आप आर्टिकल 358 के तहत समाप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ना तो 358 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। और अनुच्छेद 359 में यह चर्चा किया गया है कि 20 और 21 को छोड़ के जो है राष्ट्रपति जो है अन्य मौलिक अधिकार का भी निलंबन कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, निलंबन मतलब कुछ समय के लिए रोक सकती है उसको। ठीक है, आर्टिकल 20(1)(s) किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होगा, ये भी चर्चा किया गया 359 में। ठीक है, आर्टिकल 19 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित करवाने के लिए आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति का स्वीकृति आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का स्वीकृति आवश्यक होता है। ठीक है, बाकी आर्टिकल 19 जो है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हम लोग, भाग 4, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक था, ठीक है। हम लोग पिछले जो है तीन तीन भाग का कंप्लीट कर चुके हैं। पहला भाग में देख चुके थे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग था नागरिकता, 3 से लेकर 5 से लेकर 11 तक। और भाग 3 में क्या देख लेते हम लोग, 12 से लेकर 35 तक, जो कि था फंडामेंटल राइट। अब है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तक, ठीक है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसका चर्चा किसमें किया गया, भाग 4 में किया गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। किस देश से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहाँ से लिया गया, इसमें नहीं, आयरलैंड खुद स्पेन से लिया है, हम लोग किससे ले लिए, आयरलैंड से लिए। यह एक ऐसा चेक है जो राज्य के मर्जी पर निर्भर करता है। ये किसने कहा है, केटी शाह ने। केटी शाह ने। कथन जब भी आए ना तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, याद अच्छे समय तक याद रखिएगा उसको, ठीक है। मतलब 2-3 बार पढ़ के उसको कथन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह एक ऐसा चेक है जो राज्य के मर्जी पर निर्भर करता है। किसने कहा था, केटी शाह। किसके विषय में, डीपीएसपी के बारे में, यानी देखिए राज्य के नीति निर्देशक, यानी देखिए इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीपीएसपी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो है ना कुछ कुछ अंतर दिया गया है, उसको देखते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, भाग 3 में, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35, ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। ये जगह अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये क्या जगह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये वाद योग है, ये वाद योग नहीं है। ये न्यायोचित है, ये न्यायोचित नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन ये क्या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक है, लेकिन ये क्या डीपीएसपी राज्य के लिए क्या है, सकारात्मक है। देखिए यहाँ भी सकारात्मक है, लेकिन किसके लिए, यहाँ पे है नागरिक के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, मौलिक अधिकार राज्य के लिए जहाँ नकारात्मक थी, वहीं डीपीएसपी क्या जाता है, राज्य के लिए सकारात्मक हो जाता है। या इसे क्या है, जन्म से ही प्राप्त होता है। ये क्या है, कानूनी रूप से मान्यता मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाता है, ठीक है। हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं 226 के तहत, लेकिन यहाँ क्या डीपीएसपी में हनन होने पर ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं। अंतर होगा तो अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लोग पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे दोनों में साथ दे दिया गया, अंतर ज़्यादा ध्यान में रहे, ठीक है। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, ठीक है। हम लोग जो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे उसमें भी अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य का परिभाषा है। वही सेम परिभाषा किसमें दिया गया, अनुच्छेद 36 में। यह डीपीएसपी के लिए दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 37 में क्या बोला गया, डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं। कथन, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के मर्जी पर भुगतान अदा किया जाता है, केटी साहब। ये कथन तो ऊपर भी दिया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कथन, डीपीएसपी एक ऐसा प्रावधान है जिसे सरकार विरोध करता है तो उसका पतन अगला चुनाव में तय है। उसका पतन अगला चुनाव में तय है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कथन, डीपीएसपी को आत्मा किसने कहा था, ऑस्टिन ने। डीपीएसपी को आत्मा किसने कहा था, ऑस्टिन ने। अगर हम वही पूछेंगे कि अगर प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था, इसका आंसर दीजिएगा। और अनुच्छेद 32 को किसने कहा था, इसका भी आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। कथन देखिए, यदि डीपीएसपी को सही तरीके से लागू किया जाए तो हमारे देश पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगी। किसने कहा था, एमसी आमला, पूर्व सीजीआई थे। अनुच्छेद 38 क्या है, 38 में बताया लोक कल्याण के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 39 दिखेगा, 39 में ध्यान रखिएगा 2-3 आर्टिकल है, ठीक है। एक तो 39 का ए दिया गया है, ठीक है। ये क्या करता है, निःशुल्क विधि सहायता के बारे में बात करता है, ठीक है। इसी के तहत लोक अदालत बनाया गया था 1982 में, ठीक है। पहला लोक अदालत 82 में गुजरात में बनाया गया था। ये जनता दरबार कहलाता है, निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है। अच्छा 39 का ए जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 39 का डी भी है, जो कि स्त्री एवं पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बात कौन करता है, स्त्री एवं पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का डी। अनुच्छेद 40 में देखते हैं कि पंचायती राज के गठन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज गठन करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो हो जाएगा राजस्थान। नागौर जिला आएगा 2 अक्टूबर 1959 को। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। शुरुआत गठन किसने किया था, 40 था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन का विधेयक आया था 1992 में। अधिनियम कब बना, 1993 में। विधेयक और अधिनियम में अंतर बता चुके हैं, ठीक है। तो लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाए जाते हैं, 24 अप्रैल को। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और राज्य जो 3 जो नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, पंचायती राज अभी तक लागू नहीं किया गया। यानी देखो 4 जगह है जहाँ पर पंचायती राज अभी तक लागू नहीं है। कौन कौन सा जगह, राज्य में 3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। एम ध्यान रखिएगा, ठीक है। MNM मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में क्या है, पंचायती राज नहीं है। और दिल्ली में भी पंचायती राज नहीं है।
आगे देखते हैं पंचायती राज से कुछ कुछ फैक्ट देखते हैं, ठीक है। इसका चर्चा किसमें किया गया है? भाग 9 में, 9 का को और 9 का खो, ठीक है। पंचायती ये क्या है? नगर पालिका है, ठीक है। और ये क्या है? सहकारिता है, ठीक है। 243 का क्या हो जाएगा? पी से लेकर जेड जी तक हो जाएगा, और 243 का जेड एस से लेकर क्या हो जाएगा? जेड के टी तक हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 243 में क्या है? ए से लेकर ओ तक हो जाएगा। और विषय कितना दिया गया? 29 विषय। इसमें कितना विषय है? 29 विषय है, ठीक है। अनुसूची के बारे में बात करें तो 11 अनुसूची हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ठीक है। यानी देखिए पंचायती राज अगर भाग पूछेगा तो भाग 9 हो जाएगा, ठीक है। अनुसूची पूछेगा तो 11। कितना विषय दिया गया इसको? 29 विषय दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 41, कुछ दशा में सरकारी सहायता। कौन कौन सा देखिए? काम हो जाएगा शिक्षा, लोक सहायता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हो जाएगा, विकलांग पेंशन, इंदिरा आवास, बेरोजगारी भत्ता। यानी जो सरकार द्वारा जो दिया जाता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता, इंदिरा आवास, किसके तहत दिया था? 41 के तहत, ठीक है। मनरेगा देखिए, मनरेगा भी अनुच्छेद 41 के तहत ही शुरू किया गया था। पहले नाम क्या था? पहले नरेगा नाम था, ठीक है। नरेगा का जनक कौन है? जिया ट्रेंच। नरेगा देखो पहली बार आंध्र प्रदेश में आया गया था, ठीक है। बंदावली जिला अनंतपुर में, ठीक है। नरेगा का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब मनरेगा कब किया गया? 2009 में मनरेगा कर दिया गया। एक्ट कब बनाया गया था? 2005 में। लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को। पूरे भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2008 को। 100 दिन का काम का गारंटी था, ठीक है। अब जो मनरेगा को जो है ना, अब इसका नाम बीबीजी राम जी कर दिया गया, ठीक है। अब 100 दिन नहीं, अब 125 दिन का काम दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 42 में देख लेते हैं मानवोचित दशा, ठीक है। न्याय उचित दशा, प्रसूति सहायता, मातृत्व लाभ, ये इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। प्रसूति सहायता, मातृत्व लाभ कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 42 हो जाएगा, ठीक है। अब बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन का था अनुच्छेद 41 था। ये इसमें 6 महीना का अवकाश दिया जाता है, 2 बच्चे तक दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 43 में देखेंगे निर्वाह योग्य मजदूरी, क्या आ जाएगा? निर्वाह योग्य मजदूरी। लघु उद्योग हो जाएगा, हथकरघा उद्योग हो जाएगा, ग्राम खाद्य उद्योग बोर्ड का आ जाएगा, 1954 में स्थापना किया था। 43 का ए में क्या दिखा गया? उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका। इसको 43 का 21 के द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। इसी के तहत और आर्टिकल जोड़ा गया तो वहाँ पे लिखा गया 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए, 51 का ए, ठीक है। और ध्यान रखिए जो 41, 42 तारीख को ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। द मन करके याद रखिएगा। 41 में क्या है? दशा, 42 में मानवोचित दशा, और 9 से क्या हो जाएगा? 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है। इससे जो कन्फ्यूजन आपसे बचे रहिएगा, ठीक है। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, यूसीसी, है ना। यानी ये यूसीसी या कॉमन सिविल कोड पहली बार कहाँ लग गया था? गोवा में लगा था, ठीक है। यानी शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति बंटवारा का कानून क्या आ जाएगा? एक समान होना चाहिए, ठीक है। अब केंद्र सरकार क्या है? यूसीसी पहला राज्य का था उत्तराखंड लाया था। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात भी ला चुका है, ठीक है। अब लाने वाला है, और साथ ही इसके साथ क्या हो जाएगा? असम भी इस पर चर्चा कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 45 में देखेंगे क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे का स्वास्थ्य तथा शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 45 कि पहले जो है ना इसमें जब बताया था कि 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या कर दिया गया? इसमें तो था ना 6 से लेकर 14 वर्ष का बच्चा था, ठीक है। अब इसको जो है 6 से 14 वर्ष का किस में कर दिया गया? 21 का ए में। इसमें क्या कर दिया गया? 6 वर्ष से कम बच्चा, ठीक है। अनुच्छेद 46 में क्या है? SC ST OBC के लिए क्या है? शैक्षणिक और आर्थिक सहायता के बारे में बात किया गया है। 47 में बात करेंगे तो पोषाहार स्तर के बारे में बढ़ावा देना हो गया। नशीला पदार्थ पर रोक लगाना होता है। शराब पर प्रतिबंध किसके तहत होता है? अनुच्छेद 47 के तहत। जैसे कि बिहार में जो है शराब पर प्रतिबंध लगा गया है, कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? अनुच्छेद 47 का, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन, यानी दुधारू पशु की हत्या पर रोक हो जाएगा, ठीक है। 48 का ए में क्या है? वन एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना, यानी 50-50, यानी 50-50 से ध्यान रखिएगा, 50-50, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका कर देंगे हम लोग, अलग अलग कर देंगे। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं शांति को बढ़ावा देना। 51 है ना, 51 रुपया शुभ होता है, नीचे क्या करेंगे हम लोग? शुभ से क्या करेंगे? संधि करेंगे और शांति को बढ़ावा देंगे 51 में। देखिए यहाँ तक तो क्या हो जाता है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। भाग 4 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य जो है ना भाग 4 का ए में, ठीक है। हम लोग भाग 4 तक देखे। अब भाग 4 का क्या है? ए में है, अनुच्छेद 51 का ए में। ये मूल संविधान मौलिक कर्तव्य शून्य था, यानी पहले मूल कर्तव्य जो मूल संविधान का मतलब जिस समय लागू किया गया उसमें 0 मौलिक कर्तव्य था, ठीक है। और अब कितना हो गया है? तो
अब मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है, वर्तमान में 11 है, लेकिन जब जिस समय शामिल किया गया था, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, किसके तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 11वां जो जोड़ा गया था यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब देखिए इसको किस देश से लिया गया, यहाँ लिखा हुआ है रूस से लिया गया है। अब देखिए 42वां संविधान 1976 के द्वारा जो 39 का ए, 43 का जो जगह ए जगह 48 का ए, भाग 4 ए, 31 का ए, 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में, ठीक है, 3 शब्द था, ध्यान रखिएगा। पंचद्वीपीय जो गया अखंडता हो गया, ठीक है, और समाजवादी शब्द। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में कितना है, 11वां कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन 2002। ये जो मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए समिति कौन थी, GS वर्मा समिति को ध्यान रखिएगा, 1990 या 99 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए समिति कब आई थी, GS वर्मा समिति था, ठीक है। यह न्यायोचित नहीं है, यानी गैर न्यायोचित है, यह वाद योग्य नहीं यानी गैर वाद योग्य है, यह परिवर्तनीय नहीं है यानी अपरिवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्य की सूची दिया गया है, ठीक है, भाग 4 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का 11 मूल कर्तव्य। देखिए 11 मूल कर्तव्य को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन आएगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप याद कर सकते हो तो और बढ़िया है, लेकिन अगर ऑप्शन आता तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संविधान का आदर करना हो गया, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना है, क्या क्या है, संविधान का भी आदर करेंगे, राष्ट्रध्वज का भी और राष्ट्रगान का भी। राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले को हृदय में संजोए रखना है। तीसरा आ जाएगा देश की प्रतिष्ठा, एकता व अखंडता को बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा करना। पांचवा क्या जाएगा, भारतीय भावना को विकसित करें। छठा है गौरवशाली संस्कृति को पालन करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा एवं ज्ञानार्जन करें। 9 है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10वां क्या सामूहिक रूप से आगे बढ़े, ठीक है। जो 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को उनकी अभिभावक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति में मदद करें, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है। एक तो जगह संविधान का आदर, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा जगह राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले को हृदय में संजोए रखे। तीसरा जगह देश की प्रतिष्ठा, एकता और अखंडता को बनाए रखे। चौथा जगह देश की रक्षा करे। पांचवा जगह भारतीय भावना विकसित करें। छठा जगह गौरवशाली संस्कृति का पालन करे। सातवां क्या है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। 8 में क्या जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। और 9 में क्या है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। 10 में क्या है सामूहिक रूप से आगे बढ़े। और 11 में क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति में मदद करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।